नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके के ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाचन एवं अवशोषण से संबंधित प्रोटीन क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज की। अगर आपने साइंस स्ट्रीम चुना है, और साइंस स्ट्रीम चाहे चुना हो चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो आप, लेकिन आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देने जा रहा हूँ। आपके हेल्थ से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि प्रोटीन क्या होती है और भोजन क्या होता है और भोजन का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अगर आपको पसंद आए तो यहाँ पर हम बात करेंगे पाचन और अवशोषण के अंतर्गत कि भोजन क्या होता है, उसको कैसे पचाया जाता है और प्रोटीन क्या होता है। तो आज मुख्यतः हमारा इसी पर आधारित क्लास रहेगी। तो आप लोग अब हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है पाचन एवं अवशोषण। तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि पाचन एवं अवशोषण को जानने से पहले हमें यह भी जानना आवश्यक है कि भोजन क्या होता है। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम पहले भोजन के बारे में जानेंगे, भोजन क्या होता है, उसके बाद हम और अन्य चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि भोजन में ही हमारा प्रोटीन आता है और सब कुछ आता है भोजन के माध्यम से ही। तो अब हम पहले जानेंगे कि भोजन क्या होता है तथा इसका सजीवों के लिए क्या महत्व है। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अब हम यह जानते हैं कि भोजन क्या होता है तथा भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं। ऐसे पोषक पदार्थ, यहाँ पर भोजन की परिभाषा लिखी गई है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा संश्लेषित होकर ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा संश्लेषित होकर जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवद्रव्य द्वारा संश्लेषण का कार्य करते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा संश्लेषित होकर जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवद्रव्य द्वारा संश्लेषण का कार्य करते हैं, भोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर भोजन की परिभाषा लिखी गई है। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट कट में भोजन की परिभाषा बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया, आप इसको भी याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ऐसा पदार्थ हमारे द्वारा ग्रहण किया गया वैसे कच्चे भोज्य पदार्थ जो भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़कर ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, वह भोजन कहलाते हैं। इस प्रकार से आप लोग शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है तथा अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। मतलब हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की आवश्यकता होती है और बहुत कम मात्रा में विटामिन, खनिज लवण और सब चीज़ें जो कि होती हैं, इन सब की आवश्यकता होती है हमें। लेकिन मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की आवश्यकता होती है भोजन में, और ये भोजन का मुख्य अवयव भी है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। तो भोजन से हमें ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आप बता सकते हैं कि भोजन हमारे लिए आवश्यक है। तो भोजन हमारे लिए क्या आवश्यक है, इसका आप आंसर बता सकते हैं कि जो भोजन है वो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। वृद्धि के लिए और ऊतकों के मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। जो डैमेज टिश्यूज होती हैं उनके मरम्मत के लिए भोजन आवश्यक होता है। टूटी फूटी हड्डियों को भी जोड़ने का एक कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जल भी एक आवश्यक अवयव है जो विलायक की तरह कार्य करता है। मतलब जो जल है वो विलायक की तरह कार्य करता है। हमारे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनको विलयन मतलब कि घोलता है, हमारे शरीर में विलायक की तरह कार्य करता है। हम जो भी जल ग्रहण करते हैं वह उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अपचयी, एक उपचयी। तो अब हम यहाँ पर ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी लीजिए कि उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अपचयी और उपचयी। तो उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हम शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। तो जल जो है वो विलायक की तरह कार्य करता है और उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और शरीर के निर्जलीकरण को भी मतलब डिहाइड्रेशन को भी ये रोकता है। तो ये हो गया जल का कार्य। अब हम बात करेंगे कि
हमारा भोजन जो हम किस रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो हमारा शरीर भोजन को उसके मूल रूप में उपयोग नहीं कर पाता। ग्रहण किए गए भोजन का जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात हम भोजन शरीर के द्वारा मतलब कि पाचित कर लेते हैं और उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा शरीर भोजन को उसके मूल रूप में उपयोग नहीं कर पाता। ग्रहण किए गए भोजन का जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है। तत्पश्चात ही भोजन शरीर के द्वारा पाचित किया जाता है। मतलब कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे पास जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, तो उसको हम भोजन ग्रहण करते समय उसको हम सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं कुछ क्रियाओं के माध्यम से, तो हमारा सरल हो जाता है पदार्थ। उसके बाद हम भोजन को पाचित करते हैं, मतलब पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पाचन की बात करें कि पाचन क्या होता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ग्रहण किए गए भोजन का जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होना और उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर पाचन की परिभाषा लिखी गई है। तत्पश्चात पचे हुए भोजन का अवशोषण शरीर के ऊतकों एवं कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। पाचन एवं अवशोषण के लिए शरीर की एक सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मतलब पाचन एवं अवशोषण के लिए शरीर में हमारे एक सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अतः इस अध्याय के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो हम पहले पढ़ेंगे कि संतुलित आहार क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, पाचन तंत्र, आहार नाल, पाचन ग्रंथियाँ, भोजन का पाचन, उचित उत्पादों का अवशोषण, पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताओं। मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ दिए गए हैं, लेकिन हम इन सभी का अध्ययन न करके हम यहाँ पर सिर्फ विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रोटीन और विटामिन मुख्यतः। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है संतुलित आहार की परिभाषा। भोज्य पदार्थों के वे सभी आवश्यक अवयव जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता एवं कार्य की सक्रियता यानी कि फाइजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो फाइजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कार्य की सक्रियता होती है, उसको अक्षुण्ण रखने एवं अभिवृद्धि हेतु आवश्यक होता है, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कि भोज्य पदार्थों के वे सभी आवश्यक अवयव जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता एवं कार्य की सक्रियता को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं उनमें अभिवृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। ये तो हो गया इस बुक की परिभाषा, मतलब इस नोट्स की परिभाषा। अगर आप सरलतम रूप में इसको याद रखना चाहते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि वे पदार्थ जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। संतुलित आहार के मुख्य 6 अंग होते हैं। संतुलित आहार के कौन कौन से अंग अगर होते हैं बात की जाए तो मुख्य 6 अंग होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका डिवाइडेशन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर है संतुलित आहार। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो इसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन एंड जल। तो अब हम एक एक कर यहाँ पर सभी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको अगले वीडियो में और सबके बारे में बताया जाएगा। हम यहाँ पर मुख्यतः प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्य के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कार्य के आधार पर जो संतुलित आहार है इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किन 3 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर निर्माणकारी के रूप में इन्हें पहले वर्ग में विभाजित किया गया है। तो शरीर निर्माणकारी के में हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हमारा मतलब कि शरीर को बनाने में, निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए ऊतकों का निर्माण करने में और टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, इन सभी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन। उसके बाद हमारा आता है ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक के रूप में हम संतुलित आहार का उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा उत्पादक क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। वसा से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से त्वरित ऊर्जा हमें मिलती है। फिर आता है हमारा कि संतुलित आहार को तीसरा शरीर नियंत्रक, मतलब उपापचयी नियंत्रक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। उपापचयी नियंत्रक क्या है, खनिज लवण तथा विटामिन। खनिज लवण तथा विटामिन ये हैं जो एक उपापचयी नियंत्रक के रूप में संतुलित आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे
कि प्रोटीन क्या होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रोटीन क्या होता है, ये किसका बना होता है, मतलब इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है और किसके लिए ये मुख्य रूप से उपयोग में आता है, मतलब कि हमारे शरीर में क्या करता है प्रोटीन, तो आप लोग इसको बता सकते हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे ध्यान से तो आप बेहिचक किसी के भी सामने इसको बता सकते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, इसका हमारे शरीर में किस प्रकार से उपयोग करते हैं और इसमें क्या क्या मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अगर बात करें कि प्रोटीन जो है किसका मुख्य रूप से बना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लोहा तथा तांबा का बना होता है। मतलब प्रोटीन जो है इतनी सारी चीज़ों का बना होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लोहा तथा तांबा। मतलब प्रोटीन में ये सभी तत्व जो हैं, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के मतलब कि निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी तत्व बहुत ही उचित मात्रा में पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसका प्रमुख अवयव मतलब आवश्यक अवयव क्या है, तो जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन जीव द्रव्य मतलब कि प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य के प्रमुख आवश्यक अंग हैं। जो जीव द्रव्य होता है इसके प्रमुख आवश्यक अंग होते हैं प्रोटीन। और ये अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन की इकाई होती है। तो ये अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। तो अगर बात की जाए निर्मित किससे होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करें अगर इसके कार्य के बारे में कि प्रोटीन का कार्य क्या है हमारे शरीर के अंदर, तो प्रोटीन जो होता है इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में वृद्धि, जीव द्रव्य की उत्पत्ति तथा टूटे फूटे ऊतकों मतलब डैमेज टिश्यूज़ की मरम्मत करना होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे शरीर में वृद्धि, जीव द्रव्य की उत्पत्ति तथा टूटे फूटे ऊतकों डैमेज टिश्यूज़ की मरम्मत करना इसका मुख्य कार्य होता है। हमारे लिए कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, मतलब हमारे शरीर को कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के अंदर स्वतः होता है। और जो मतलब कि शेष 10 अमीनो अम्ल हैं वो भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं हमें। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि और जो 10 शेष अमीनो अम्ल क्या हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के अंदर स्वतः होता है। और जो गैर आवश्यक मतलब कि नॉन एजेंसल अमीनो अम्ल होते हैं, तो जिन 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के अंदर होता है उन्हें हम गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। मतलब कि जिन हमारे शरीर को 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के अंदर होता है, तो जो शरीर के अंदर 10 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है उन्हें हम नॉन एजेंसल या गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तथा जो 10 भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, मतलब अन्य जो 10 अमीनो अम्ल हैं जो भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो ऐसे अमीनो अम्ल जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और गैर आवश्यक मतलब नॉन एजेंसल अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, तो वे अमीनो अम्ल हमारे गैर आवश्यक मतलब नॉन एजेंसल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और भोजन के माध्यम से जो हमें अमीनो अम्ल मिलते हैं उन्हें हम एजेंसन अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये हो गया आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब एजेंसन अमीनो एसिड और गैर आवश्यक नॉन एजेंसन अमीनो एसिड के बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को दी। और जो ये होता है अम्ल मतलब कि प्रोटीन, तो अंडे और सीरम में डब्लू मीन प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसीन, बालों एवं सींगों में कैटरीन, गेहूं में ग्लाइडीन और अकशेरुकी जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर कुछ स्पेशल एनिमल्स या स्पेशल क्रिएचर्स के बारे में बात करें, उनमें कौन कौन सा एनिमल किस प्रकार से एनिमल पाया जाता है, तो अंडे और सीरम में डब्लू मीन प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसीन पाया जाता है, केसीन के रूप में प्रोटीन उपस्थित होती है दूध में, और बालों एवं सींगों में कैरेटीन के रूप में प्रोटीन उपस्थित होती है, और गेहूं में ग्लाइडीन के रूप में प्रोटीन उपस्थित होती है, और अकशेरुकी
जंतुओं में रक्त के हीमोसाइनिन प्रोटीन के रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ से आपको पता चला कि किस शरीर में मतलब किस जंतु में किस रूप में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रोटीन हमारे शरीर में उपस्थित हो सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बात करें कि प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर, अगर 1 ग्राम प्रोटीन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि हमारे आवश्यक ऊर्जा का लगभग 15% भाग होता है। तो अगर बात करें कि 1 ग्राम प्रोटीन का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन का अगर हमारा पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए तो हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए कुल आवश्यक ऊर्जा का 15% भाग प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन से बहुत भारी मात्रा में हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। मतलब शरीर का 15% भाग प्रोटीन ऊर्जा का आवश्यक ऊर्जा का 15% भाग प्रोटीन से ही हमें प्राप्त होता है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो आप पता है यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि हमें अगर हम प्रोटीन अगर हमारे पास 10 ग्राम भी प्रोटीन होता है तो हमारे पास लगभग 40 से 50 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है सिर्फ प्रोटीन से ही। अब हम बात करें कि प्रोटीन हमारे पास मिलती कहाँ से है, कहाँ से आती है प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं। तो हम अगर बात करें कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, तो अंडा, सोयाबीन, मांस, मछली, दालें, ये सब जो हैं प्रोटीन के अच्छे खासे स्रोत हैं। तो हम अपने भोज्य पदार्थों में इन सभी का सेवन कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो अगर हम प्रोटीन लेना चाहते हैं अपने भोजन में, भोज्य पदार्थ में, तो हम इसके लिए हम अंडा, सोयाबीन, मांस, मछली, दालें। अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छी ऑप्शनल हो सकती हैं आपके प्रोटीन के लिए। बहुत अच्छी दालों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाता है और आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप शाकाहारी हैं। अंडा आप नहीं खा सकते अगर आप शाकाहारी हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, मांस मछली भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन दालें जो हैं, चाहे आप शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, कुछ भी, लेकिन दालें आप ज़रूर खा सकते हैं, जिससे प्रोटीन हमें अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बता ही दिया कि कितना आवश्यक होता है प्रोटीन। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन को खाते हैं तो यहाँ से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो हमारे शरीर के आवश्यक ऊर्जा का 15% भाग होता है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि प्रोटीन कितनी आवश्यक चीज़ होती है। फिर अगर हम इनमें सोयाबीन के बारे में बात करें तो सोयाबीन में 43.2%, मांस में 21.4%, गेहूँ में 12.1% और मछली में 16.6% और अंडा में 13% जो यहाँ पर प्रोटीन होता है वो प्राप्त होता है। तो इनमें सोयाबीन में 43%, मांस में 21%, गेहूँ में 12%, मछली में 16% और अंडा में 13% ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब प्रोटीन प्राप्त होती है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर बात करें कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि प्रोटीन की कमी से मैरेमस और क्वासर कोर रोग हो जाते हैं। मतलब मैरेमस और क्वासर कोर रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर हो गया, मैंने आप लोगों को प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी। अगर आपको और डीपली जाना हो तो आप वीडियो को रिप्ले कर देख सकते हैं, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आप वीडियो को पास कर नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आवश्यक अमीनो अम्ल और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं वीडियो को पास कर या वीडियो को रिप्ले कर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। आवश्यक मतलब एजेंसन अमीनो अम्ल और नॉन एजेंसन अमीनो अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। और यहाँ पर प्रोटीन क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, इसके प्रमुख आवश्यक अवयव कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी। तो आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर संडेल वीडियो आप तक पहुँच रही सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जितना भी शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी आवश्यकता है।
अगर आप हमारा हेल्प करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए हेल्प के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इतना हमारा हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और अच्छे से अच्छा जितना अच्छा क्वालिटी हो सकती है मैं आपको उतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सहयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुरंत हम बात करेंगे कि वसा हमारा क्या होता है, वसा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस क्लास को भी आप लोग लेना मत भूलिएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर हम वसा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर था हमने प्रोटीन के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।